एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी गाइस। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी एक बार अपनी स्ट्रेटजी एक बार शेयर कर दीजिए। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, जो अभी हमारा रिसेंटली एग्जाम हुआ था CSIR नेट, अभी जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने अपना CSIR नेट LS क्वालिफाई किया था विद ऑल इंडिया रैंक 34। एंड येस, आप मेरे से स्ट्रेटजी पॉइंट्स मांग रहे थे। तो सबसे पहले मैंने कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था। देखो, मैंने 9 to 10 यूनिट्स तुम टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्पेशली 9 यूनिट्स को बहुत अच्छे से किया था, और जो 10th यूनिट है जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी वाला एंड एनिमल डाइवर्सिटी है, वो मैंने थोड़ा मोटा मोटा उसके जो पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो मैंने किए थे। बाकी 9 यूनिट्स बिल्कुल टिप्स पे रखो। और मैंने अपना स्ट्रेटजी था, और जो 10th यूनिट थी उसको ऐसा नहीं मैंने स्किप कर दिया, मैंने उसको मेन पॉइंट्स मैंने उसके कर लिए थे, ठीक है। तो मेरी यूनिट्स मैंने कौन कौन सी की थी, देखो, सेल बायोलॉजी, मॉल बायोलॉजी, एंड मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है डेब बायो, प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ठीक है, एंड सेल सिग्नलिंग एंड डाइवर्सिटी। बट जो बायोकेमिस्ट्री है यार, मेरा बायोकेमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे लोगों का होता है ना, 4 यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, बट मेरा ये था कि मेरे से मतलब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं है। मतलब बायोकेमिस्ट्री से मैं थोड़ा बहुत ऊपर से करके जाती हूँ। देखो, जैसे क्रैब साइकिल है, जितनी भी ये साइकिल्स वगैरह हैं वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। एंड जो DNA का बीच में डिफरेंस वगैरह होते हैं, ये जो एक दो मोटे मोटे से टॉपिक से एंजाइम खाने से थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ। बाकी यार इतना मैं मतलब बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे पढ़ने में मेरे को पता नहीं, मेरे को मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने उस वाली जो यूनिट है उसको थोड़ा स्किप कर दिया था। उसके थोड़े बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं वो मैंने किया था। अब जिन लोगों का जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री कर रखी है वो कर सकते हैं, बाकी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे से होता ही नहीं है, मतलब तुम कुछ भी समझ सकते हो। तो मैंने इसलिए उस वाली यूनिट को स्किप कर दिया था, ठीक है। बट मैंने प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ये दोनों मैंने किया था, ठीक है। अगर उसको स्किप करिए, क्योंकि मैं लाइफ साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मेरे को एनिमल फिजियो भी आता है, तो इसलिए मैंने दोनों यूनिट को टारगेट किया था, ठीक है। अगर बायोकेमिस्ट्री एक मेजर यूनिट को स्किप कर रही हूँ, तो मेरे पास एक वेटेज होना चाहिए ना, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट्स जो तुम उसके साथ कवर कर रहे हो, अगर आप बायोकेमिस्ट्री को स्किप कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से 9 यूनिट अच्छे से की थी, और 10वीं जो यूनिट थी वो हमारी थी डाइवर्सिटीज़ वाली, वो मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से कर लिया था, ठीक है। अब आ जाता है कि हम MSc के साथ क्या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यस यार, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि तुम मास्टर्स कर रहे हो और तुम अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए होता है, लाइक बल्कि हमारे लिए तो काफ़ी मतलब ईजी भी हो जाता है। एक तो प्रेशर होता है, और साथ में तुम्हारे स्टूडेंट मतलब क्लासमेट्स भी क्वालिफाई कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो, तो कंपटीशन रहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो सबको पता है कि इस टाइम पे हर कोई कंपटीशन कर रहा है, हर कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है, हर किसी को एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो कंपटीशन के माहौल में तुम भी उतना ही पढ़ते हो, ठीक है। और एक टाइम मैनेजमेंट में आ ही जाता है, थोड़ा तो इशू होता है। देखो, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ड्यू में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं। लाइक दिसंबर में अब जो नेट का एग्ज़ाम है, हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। एंड इस तरह से जो हमारे कॉलेज एग्ज़ाम है वो थोड़ा क्लैश कर जाते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बहुत हेक्टिक शेड्यूल लगता है अपना। और मॉर्निंग से क्लासेस होती है, 5 बजे हमारी लैब्स खत्म होती है फॉर ड्यू। मेरे को ऐसा लगता है मोस्टली हर कॉलेज में ऐसा ही होता होगा जिनकी लैब होती है, 5 बजे तो हमारा ऑफ होता है, सुबह 9 बजे से क्लासेस होती है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। और थोड़ा टाइम निकालना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि तुम्हें लग रहा है ये वाली लेक्चर्स बहुत ईजी है, उन्हें तुम स्किप कर सकते हो, वो फिर बाद में तुम खुद कवर कर सकते हो। थोड़ा कॉलेज की जो होती है ना CG पे थोड़ी तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा BSc का CGPA एंड मास्टर्स का CGPA में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मास्टर्स में वैसे भी ड्यू में तो CGPA देते ही क्या है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ऐसा नहीं है कि अगर आपको मास्टर्स कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। मास्टर्स के साथ इतना ही बल्कि बेनिफिट मिलता है, कॉम्पिटिशन एक प्रेशर होता है, साथ में जो यूनिट्स कॉलेज में चल रही होती है वो तुम साथ साथ कवर कर सकते हो। हर सेमेस्टर में 4 यूनिट्स 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स यानी 4 मेजर यूनिट, ठीक है। जोलॉजी वाले मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, एंड बॉटनी में भी स्पेशली बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि CSIR नेट से मैच करती है, तो बहुत सारा बेनिफिट होता है जोलॉजी एंड बॉटनी वाले बच्चों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉपर्स को तो यार फ़ायदा ही फ़ायदा है, बिकॉज उनके पास तो पूरा डे होता है कि ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर सके। हमें क्या, हम 5 बजे अपनी लैब खत्म हो रही है, उसके बाद हम आके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स का तुम एक बार पूछ रहे थे, तो मैंने बुक्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें जो भी कोई भी यूनिट्स कर रहे हो, कोई भी एक यूनिट कवर कर ली, 2 जितनी भी यूनिट्स तुम कवर कर रहे हो, सब टॉपिक्स भी कंप्लीट कर रहे हो, तो मैंने तो सबसे पहले देखो PYQ की बुक ली थी। अब मैंने ली थी वो IFS वाली, ये वाली। इसमें मेरे को थोड़ा फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि इसमें ना डिटेल सोल्यूशन है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का मैंने किया है। इसमें शायद मैंने मतलब मार्क वगैरह भी कर रखे हैं, बट मैंने पढ़ी है। मतलब इसमें क्या है कि तुम्हारा बस इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये ना दिसंबर
23 तक है। तो इसमें ना तुम्हारे देखो 2024 के ही 4 पेपर हो गए एंड उस 25 के 2 पेपर, यानी 6 एग्ज़ाम जो 6 क्वेश्चन पेपर है वो इसमें नहीं है, तो वो थोड़ा इशू हो जाता है। बाकी वो तो तुम नेट से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी तुम देख लेना। मेरे को ये बुक अच्छी लगी थी, इसमें डिटेल सोल्यूशन है, भाई कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसका आंसर इसमें दे रखा है। तो मैंने ये IFS से ली थी। एंड दूसरी मैंने मंगा ली थी पार्ट सी के लिए, ये वाली IFS की सिर्फ पार्ट सी के लिए होती है। बाकी इसके क्वेश्चंस मेरे को एज़ कम्पेयर अच्छे लगे। मतलब मेरे पास एक और भी बुक है, वो पाथफाइंडर की, वो मैंने बहुत पहले CUT के टाइम पे खरीदी थी। देखो ये वाली, ठीक है, हर कोई CUT के टाइम पे खरीद लेता है पाथफाइंडर की। बट मेरे को जो इसके क्वेश्चन के जो लेवल है ना, वो मेरे को पार्ट बी के लिए सही लगता है, मेरे को पार्ट सी वाला नहीं लगता। बट ठीक है, अगर तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाता है, बल्कि तुमने सारे PYQs कर लिया, एंड ये तो बहुत छोटे छोटे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर ठीक है ये अच्छा है। इसका क्वेश्चन जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा मेरे को नेट वाला लगता है। बट अगर ये हो जाए और तुम्हें लगता है कि हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, देन तुम ये कर सकते हो, अपना पाथफाइंडर का जो MCQs आता है ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। बाकी देख लेना, ये कर सकते हो अगर टाइम है तो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैटर करता है, कितना क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किया है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाता है किसी भी टॉपिक को लेके। एंड नाउ आता है टाइम मैनेजमेंट, मैंने बता दी तुम्हें। एंड बुक्स का हो गया मिस्टेक्स। देखो मेरी मिस्टेक्स ये थी कि सबसे पहले जो मेरे इस पेपर को लेके ये था कि सबसे पहले पार्ट ए को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना। मेरा पूरा इस पेपर का पूरा निचोड़ है कि पार्ट ए को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। पार्ट ए को एटलीस्ट अपना इतना स्ट्रॉन्ग करो कि भाई तुम 8 क्वेश्चन तो कर ही पा रहे हो, ठीक है, इतना इजी आया था। बट मेरा तो पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरे से 4 क्वेश्चन ही बने थे। मतलब मैं टाइम ही नहीं था पहली बात तो, और ऊपर से मेरा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू आ गया था। मतलब पार्ट ए को स्किप मत करो भाई, पार्ट ए तुम्हारी रैंक इंक्रीज़ कर देता। मैं मानती हूँ बायोलॉजी वाले बच्चों की पार्ट ए अच्छा नहीं होता, बट देखो टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट से एक पॉइंट से कितने कितने हज़ार बच्चे रह जाते हैं। तो पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा इस वाले अटैम्प्ट का पूरा कहते हैं ना कंक्लूज़न है। पार्ट ए को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ना ही हमें उसे हल्के में लेना है। पार्ट ए ही तुम्हारी रैंक को बूस्ट करता है, क्योंकि पार्ट बी मेरा बहुत अच्छा था। मेरा एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन 2-3 नंबर ही कटे थे मेरे नेगेटिव मार्किंग से। एंड पार्ट सी भी मैंने अच्छा 15 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे, 15-16 हो रहे थे मेरे से, ठीक है। तो जो मेरा था ना, वो था पार्ट ए की वजह से ही मेरा थोड़ा सा 0.5 मार्क्स की वजह से JRF रह गया है। तो इट्स ओके, बट मेरे को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना है जिसमें तुम्हारा सिर्फ नेट वगैरह लेते हैं। बाकी JRF है तो अच्छा है। बाकी जो बच्चे बिल्कुल ही PhD करना चाहते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, जिनका कोर इंटरेस्ट रिसर्च में जाने का है, तो भाई उनको तो JRF चाहिए विद अच्छी रैंक के साथ, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। एंड अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्हें PhD करनी होगी, तो उनके लिए पार्ट ए बहुत अच्छा है। हर किसी के लिए पार्ट ए अच्छा है, वो तुम्हारी रैंक को बूस्ट करता है, ठीक है। बाकी मैंने कहाँ से कोचिंग्स ली थी, देखो कोचिंग्स वगैरह क्या था, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है, ठीक है। मैंने कोचिंग ली थी, बट मेरे को ना वो इतनी खास अच्छी लगी नहीं थी, ठीक है। मतलब कॉलेजेस के साथ भी मतलब थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपेंसिव भी थी वो, ठीक है। तो मेरा जो है ना, तुम लोगों के लिए जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो 2 जो है ना, एक तो IFS की जितनी भी मैराथन चल रहे, फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, मैंने वो सारे लिए थे। जितने भी मैराथन्स एंड के एग्जाम्स में चलते हैं, मैंने सारे अटेंड की थी, सारे उनके PDF वगैरह मैंने वहाँ से पूरा पढ़ाई किया था, ठीक है। वेदमी के भी चलते हैं वो मैराथन्स वगैरह, तो वो भी अच्छे हैं। बाकी मेरे को ऐसा लगता है पाथफाइंडर भी बहुत बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, पर पाथफाइंडर थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर तुम जो बच्चा थोड़ा नॉर्मल उससे है, तो वो पाथफाइंडर को अफोर्ड नहीं कर सकता। पाथफाइंडर पढ़ाते अच्छे हैं, बट ये ना उसकी जो फीस है ऑनलाइन रिकॉर्डेड की भी, वो 15-15, 16-16 हज़ार है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा पाथफाइंडर कम समझ आता है। बाकी पढ़ाते वो अच्छा है, बट यस, मेरे को पर्सनली IFS ज़्यादा कनेक्ट टीचर से फील कर पाते हो और अच्छे से समझ पाते हो। और मेरे पर्सनली मेरे को ऐसा फील हुआ था कि जो IFS वाले मतलब टीचर्स ने बताया था ना, वही एग्जाम में कॉपी पेस्ट करके आ गए। कुछ क्वेश्चंस का, सारे नहीं, 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे लगे कॉपी पेस्ट करके आ गए, डेब बायो में भी, ठीक है। एंड जेनेटिक्स का केसी सर पढ़ा रहे थे। तो फ्री लेक्चर्स जो चल रहे, कम से कम उनका तो फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। वो एंड्स में चलते, वो सारे तुम क्लासेस लो। और बाकी अगर तुम है कि देखो प्रॉपर कोचिंग लेना चाहते हो, तो मेरा तो अच्छा है, मतलब ये है कि IFS से तुम प्रेफर कर सकते हो। और दूसरा देखो मैटर ये करता है कि तुम किस टीचर के साथ कनेक्टिविटी फील कर पाते हो। जैसे मैं वेदेमी में ज्योति मेमन के साथ ज़्यादा वो मेरे को डे बाय उनकी सबसे ज़्यादा समझ आती है एज कम्पेयर टू IFS, वो जो डे बाय पढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी डिपेंड करता है कि तुम किस टीचर से ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हो, तो तुम उस कोचिंग को भी प्रेफर कर सकते हो। स्पेशली नहीं कि मेरे को IFS लग रहा है तो तुम IFS नहीं, IFS वेदमी पाथफाइंडर, पहले उनके लेक्चर्स देखो, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी फील हो रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, और फिर तुम अफोर्ड के तक कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग
बस मेरे को सस्ता भी लगा, थोड़ा चीप है एंड यस पढ़ाने में यार उनके पास बहुत पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं एंड मेरे को प्रेफरली मतलब थोड़ा वो ठीक लगा। बाकी तुम देख लेना, ठीक है, जिस टीचर का तुम्हें जैसा लग रहा है। और यस जो बच्चे कोचिंग लेना चाहती है देखो कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा है, हम स्टैंडर्ड्स बुक्स के पीछे भागते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं पूरे मटेरियल को एक साथ कंसाइज कर देते हैं, तो इसलिए वो हमारी हेल्प कर देता है, ठीक है। कोई भी कोचिंग अकेडमी, वो IFS नहीं, वेदमी है, पाथफाइंडर है, अपना सपना JRF है, ये सब जितने भी है, बंसल बायोलॉजी है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बंसल बायोलॉजी भी अच्छा है, उसको भी तुम प्रेफर कर सकते हो, जिस भी टीचर के साथ तुम अपना कनेक्टिविटी फील कर पाते हो। आपको अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लेट मी नो एंड यस सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।